बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम की एक जगह पर तीन गहरे दोस्त रहते थे, मदन, ललित और लक्ष्मण। मदन बहुत समझदार था। ललित को किसी से डर नहीं लगता था और लक्ष्मण हमेशा सपनों में खोया रहता था। तीनों जान से ज्यादा प्यारे दोस्त थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें काम धंधे की चिंता सताने लगी, लेकिन उनके गांव में कोई खास काम नहीं था। इसलिए तीनों ने शहर जाने का फैसला किया और मायापुरी चले गए। वहां जाकर मदन ने कपड़े की दुकान खोली, ललित ने मशीनों की मरम्मत का काम शुरू किया और लक्ष्मण किताबें बेचने लगा। भले ही तीनों अलग अलग काम करते थे, लेकिन शहर की भीड़ में भी उनकी दोस्ती वैसी ही पक्की बनी रही। मायापुरी एक रंगीन शहर था। यहां अच्छाई और बुराई दोनों का वास था। इसी शहर में एक बेहद ही खूबसूरत महिला रहती थी। उसका नाम पद्मा था। पद्मा को लोग एक वेश्या के रूप में जानते थे, लेकिन वह कोई साधारण वेश्या नहीं थी। उसकी सुंदरता की चर्चाएं पूरे शहर में थीं। लोग कहते थे कि उसकी आंखें ऐसी थीं कि जो भी उन्हें एक बार देख लेता, वह हमेशा के लिए उसका गुलाम हो जाता। पद्मा के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहानियां उसकी अद्भुत सुंदरता की तारीफ करती थीं, तो कुछ कहानियां बेहद डरावनी थीं। शहर में एक अफवाह आग की तरह फैल रही थी। वह अफवाह यह थी कि पद्मा के पास जो भी पुरुष एक बार जाता था, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। कुछ लोग कहते थे कि वह पुरुष पद्मा के प्रेम में इतना डूब जाता था कि वह अपनी पुरानी दुनिया को भूल जाता था और वहीं हमेशा के लिए रह जाता था। वहीं कुछ लोग यह भी मानते थे कि पद्मा कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह एक राक्षसी है या एक चुड़ैल है जो पुरुषों को मार डालती है और उनके शरीर को कहीं छिपा देती है। पुलिस भी इन गुमशुदगियों से परेशान थी, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। पद्मा के घर पर कभी भी कोई गैरकानूनी चीज नहीं मिली थी। उसका घर हमेशा शांत और व्यवस्थित रहता था। एक शाम तीनों दोस्त अपने कमरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में पद्मा की चर्चा शुरू हुई। मदन ने कहा कि यार, ये कैसी औरत है जिसकी इतनी चर्चा है। ललित ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ भाई, मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं कि वह किसी जादूगरनी से कम नहीं है। लक्ष्मण चुपचाप सब सुन रहा था। कुछ देर बाद वह बोला कि हम सब ने सिर्फ सुना है, किसी ने उसे करीब से देखा नहीं है। मुझे लगता है हमें एक बार उससे मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि वह असल में कैसी है। हम तीनों एक बार जाएंगे, उससे कुछ देर बात करेंगे और वापस आ जाएंगे। मदन और ललित तुरंत विरोध करने लगे। मदन ने कहा कि पागल हो गए हो लक्ष्मण, तुमने सुना नहीं है लोग क्या कहते हैं। वहां जाने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। ललित ने भी मदन का साथ दिया। उसने कहा कि नहीं यार लक्ष्मण, यह सही नहीं है। तुम जानते हो हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। हम यहां रोजगार के लिए आए हैं, हम ऐसी खतरनाक चीजों में क्यों पड़े। लेकिन लक्ष्मण के मन में एक अलग ही बेचैनी थी। वह स्वाभाविक रूप से साहसी था और रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित होता था। उसके अंदर की उत्सुकता उसे बेचैन कर रही थी। उसने कहा कि तुम दोनों डरपोक हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। तुम दोनों को मेरा इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊंगा। मदन और ललित ने बहुत समझाया, पर लक्ष्मण अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे दोनों हार मान गए। मदन ने भारी मन से कहा कि ठीक है लक्ष्मण, लेकिन वादा करो कि तुम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओगे। हम दोनों तुम्हारा दरवाजे के बाहर इंतजार करेंगे। लक्ष्मण हंसा और बोला कि चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से गायब नहीं होने वाला। रात घिर आई थी। लक्ष्मण ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और पद्मा के घर की ओर चल दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह रोमांच महसूस कर रहा था, जैसे कोई शिकारी एक दुर्लभ शिकार की तलाश में निकला हो। पद्मा का घर शहर के एक सुनसान हिस्से में था। वह एक पुरानी हवेली थी। हवेली के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही शांत था। लक्ष्मण हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर लगी लोहे की घंटी को धीरे से बजाया। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक बूढ़ी नौकरानी बाहर आई। उसने लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। लक्ष्मण हवेली के अंदर गया।
वहां का दृश्य बहुत ही भव्य था। हवेली के अंदर का हॉल बहुत बड़ा था। जगह जगह पर पुरानी कलाकृतियां और महंगे कालीन बिछे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी और हल्की हल्की चंदन की खुशबू आ रही थी। नौकरानी ने लक्ष्मण को एक बड़े से कमरे में बैठने को कहा। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, जिनमें से कुछ तो बहुत ही डरावनी थी। दूसरी ओर मदन और ललित पद्मा के घर के बाहर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मदन ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने उसे जाने देकर बहुत बड़ी गलती की है। ललित ने उदास मन से जवाब दिया कि हाँ यार, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह जगह बहुत डरावनी है और लक्ष्मण को गए हुए काफी देर हो गई है। वे दोनों बेसब्री से दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद लक्ष्मण किसी भी पल बाहर आ जाएगा, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अंदर लक्ष्मण को उस कमरे में बैठे हुए काफी देर हो गई थी। वह बेचैन होने लगा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और पद्मा कमरे में दाखिल हुई। लक्ष्मण ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पद्मा की सुंदरता किसी कल्पना से परे थी। उसके बाल घने काले और लंबे थे। उसकी आंखें किसी गहरी झील जैसी थी। उसकी त्वचा दूधिया सफेद थी और उसके होंठ लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। उसने रेशमी कपड़े पहने थे, जिनमें वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। पद्मा के कमरे में आते ही कमरे का पूरा माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी गर्मी आ गई। लक्ष्मण को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी जादू के वश में आ गया हो। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वह बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर लक्ष्मण को थोड़ा डर भी लगा, पर उस डर पर पद्मा की सुंदरता हावी हो गई। पद्मा ने धीमी और मीठी आवाज में लक्ष्मण से पूछा कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मण को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शहद घोल दिया हो। लक्ष्मण ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और हकलाते हुए जवाब दिया कि मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूं, इसलिए आपसे मिलने आया हूं। पद्मा हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने लक्ष्मण को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां से वापस कोई नहीं जाता है। लक्ष्मण ने एक गहरा सांस लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। इधर पद्मा की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसे देखकर लक्ष्मण पूरी तरह से समलक्ष्मण हो गया था। उसकी मीठी और मधुर आवाज ने लक्ष्मण के मन को शांत कर दिया था, मानो वह दुनिया के सारे खतरे भूल गया हो। पद्मा ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा था। लक्ष्मण बिना किसी प्रतिरोध के उठकर उसके करीब एक मखमली सोफे पर बैठ गया। पद्मा ने पास रखे एक चांदी के बर्तन से एक विशेष प्रकार का पेय लक्ष्मण को दिया। यह एक शरबत जैसा था, जिसमें केसर और गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। लक्ष्मण ने बिना किसी सवाल के वह पेय स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसके शरीर में एक अजीब सी शांति और सुकून फैल गया। उसकी सारी चिंताएं और भय अचानक गायब हो गई। अब उसके मन में केवल पद्मा की सुंदरता और उसकी रहस्यमय उपस्थिति थी। पद्मा ने लक्ष्मण से उसके जीवन के बारे में पूछना शुरू किया। लक्ष्मण बिना किसी संकोच के अपने बचपन, अपने दोस्तों और मायापुरी में अपने नए रोजगार के बारे में बताने लगा। वह अपनी सामान्य बातें भी इस तरह विस्तार से बता रहा था मानो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुना रहा हो। पद्मा उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी। वह लक्ष्मण की बातों में नहीं, बल्कि लक्ष्मण के अस्तित्व में दिलचस्पी ले रही थी। बातचीत के दौरान लक्ष्मण ने गौर किया कि कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और रोशनदान भी नहीं था। यह कमरा पूरी तरह से बंद था। कमरे की दीवारों पर लगे चित्र अब और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। एक चित्र में एक पुरुष की उदास आंखें दिख रही थीं, जो सीधे लक्ष्मण को घूर रही थी। लक्ष्मण को क्षण भर के लिए लगा कि वह आंखें जिंदा हैं, लेकिन पेय का असर उस पर हावी था। उसने इस विचार को मन से झटक दिया और पद्मा की ओर देखने लगा। बाहर हवेली के दरवाजे पर मदन और ललित का धैर्य टूट रहा था।
उन्हें लक्ष्मण को गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मदन ने घबराकर कहा कि इतनी देर हो गई है, वह अब तक वापस क्यों नहीं आया? यह ठीक नहीं है, हमें अंदर जाना चाहिए। ललित ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की, पर उसका गला सूख रहा था। उसने कहा, लेकिन मदन, लक्ष्मण ने कहा था कि हम बाहर इंतजार करें। अगर हम यूं ही अंदर चले गए तो शायद कोई हंगामा हो जाए और हम मुसीबत में पड़ जाएं। मदन गुस्से से बोला कि अब हमें हंगामे की परवाह नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण खतरे में है। मुझे यह हवेली और यह चुप्पी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर ललित भी सहमत हो गया। दोनों ने धीरे से हवेली के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर मदन और ललित दोनों सहम गए। अंदर अजीब सी खामोशी थी और हल्की सी अगरबत्ती की गंध आ रही थी। हॉल में हर तरफ परछाइयां नाच रही थीं, क्योंकि रोशनी बहुत कम थी। उन्होंने धीरे धीरे हॉल पार किया और अंदर के कमरों की ओर बढ़े। उन्होंने हर कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। पद्मा और लक्ष्मण अभी भी बातचीत कर रहे थे। लक्ष्मण अब पूरी तरह से उसके जादू के वश में आ चुका था। वह पद्मा को देखता रहा और उसके मन में दुनिया की सारी इच्छाएं खत्म होती जा रही थीं। वह केवल पद्मा के करीब रहना चाहता था। पद्मा ने अपनी उंगलियां लक्ष्मण के माथे पर फेरते हुए कहा कि तुम बहुत प्यारे हो लक्ष्मण, तुम यहीं मेरे पास रह सकते हो। बाहर की दुनिया में क्या रखा है? लक्ष्मण ने बिना किसी प्रतिरोध के अपनी आंखें बंद कर ली। वह पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका था। पद्मा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में जीत और क्रूरता दोनों थी। तभी उसने अपना हाथ पीछे किया और एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। मदन और ललित घूमते घूमते उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे जहां पद्मा और लक्ष्मण बैठे थे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मदन ने धीरे से झांककर अंदर देखा। अंदर का दृश्य देखकर वह वहीं जम गया। उसने देखा कि पद्मा और लक्ष्मण बहुत करीब बैठे हैं और लक्ष्मण की आंखें बंद हैं। ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मण गहरी नींद में सो गया हो। मदन ने ललित को इशारे से अंदर आने को कहा। जैसे ही वे दोनों कमरे के अंदर घुसे, पद्मा ने उन्हें देखा, पर वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसके चेहरे पर एक शांत और रहस्यमय भाव था। उसने उन्हें बैठने का इशारा किया। मदन ने क्रोध में कहा कि पद्मा, हम लक्ष्मण को लेने आए हैं। वह हमारा दोस्त है। हम उसे यहां और देर नहीं छोड़ सकते। पद्मा ने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मदन और ललित को भी एक पल के लिए हिला दिया। पद्मा ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा। वह अब मेरा है। तुम भी बैठ जाओ। तुम दोनों भी यहीं रह सकते हो। बाहर की दुनिया में बहुत शोर है, यहां शांति है। मदन ने अपनी हिम्मत जुटाई और लक्ष्मण को जगाने के लिए आगे बढ़ा। उसने लक्ष्मण के कंधे को जोर से हिलाया, लेकिन लक्ष्मण बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। वह गहरी नींद में था या फिर किसी और अवस्था में था। मदन ने घबराकर ललित की ओर देखा। तभी पद्मा ने एक भयानक जोर से हंसी हंसी। उसकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। दीवार पर लगे चित्र हिलने लगे और डरावनी आंखें अब और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। उस हंसी से मदन और ललित के रोंगटे खड़े हो गए। पद्मा ने एक विशेष भाषा में कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया और कमरे की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा रास्ता दिख रहा था जो एक गहरी खाई की ओर जाता था। उस रास्ते से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। पद्मा की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसकी सुंदरता एक भयानक रूप में बदल गई थी। अब वह किसी राक्षसी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने लंबे नाखून लक्ष्मण के शरीर पर गड़ाए और उसे उस गुप्त दरवाजे की ओर खींचने लगी। मदन और ललित चिल्लाए और लक्ष्मण को बचाने के लिए आगे बढ़े, पर पद्मा की शक्ति अविश्वसनीय थी। उसने एक ही झटके में लक्ष्मण को हवा में उठा लिया और उसे उस अंधेरे रास्ते की ओर फेंक दिया। लक्ष्मण एक चीख के साथ उस अंधेरे में गायब हो गया। दरवाजा तेजी से बंद हो गया, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। मदन और ललित स्तब्ध खड़े रह गए। उनके सामने जो हुआ था वह उनकी कल्पना से भी परे था। पद्मा अब कमरे में अकेली खड़ी थी।
उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मदन और ललित की ओर देखा और भयानक मुस्कान के साथ कहा कि अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों भी यहीं रहोगे और यह हवेली तुम दोनों का भी अंतिम घर बनेगी। मदन ने अपने दोस्त को खोने के डर से अपनी सारी शक्ति बटोरी और ललित को खींचकर दरवाजे की ओर भागा। उन्हें किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना था। पद्मा की हंसी फिर से गूंज उठी, जो अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। इधर पद्मा की भयानक हंसी ने मदन और ललित के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्हें महसूस हो गया था कि वे एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से जीवित निकलना लगभग असंभव है। लक्ष्मण की चीख अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी और उस गुप्त दरवाजे से आती अजीबोगरीब सड़ांध की बदबू उन्हें दहशत में डाल रही थी। मदन ने ललित का हाथ कसकर पकड़ा और वे दोनों कमरे से बाहर मुख्य हॉल की ओर भागे। पद्मा तुरंत उनके पीछे नहीं आई, लेकिन उसकी उपस्थिति का दबाव पूरे हॉल में महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हो। हॉल की कम रोशनी में चीजें अब और भी ज्यादा विकृत लग रही थीं। वे तेजी से मुख्य द्वार की ओर भागे। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी, आजादी। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है और उस पर एक भारी लोहे की जंजीर लगी हुई है, जिसे तोड़ना या खोलना उनके लिए नामुमकिन था। मदन ने गुस्से में दरवाजे पर मुक्के मारे। यह हवेली एक जेल थी। वे दोनों अब अंदर फंस चुके थे। ललित ने हांफते हुए कहा कि हम यहां फंस गए हैं मदन। उसने दरवाजा बंद कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? मदन ने चारों ओर देखा। हवेली के अंदर का वातावरण अब बिल्कुल बदल चुका था। हवा में चंदन की जगह अब कुछ भारी और सड़ी हुई गंध आ रही थी। दरवाजे के पास खड़े एक पुराने दीपक की लौ अचानक फड़फड़ाई और बुझ गई। अंधेरा और बढ़ गया। तभी उन्हें पीछे से पद्मा की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि तुम दोनों कहां जा रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम दोनों भी यहीं रहोगे। पद्मा हॉल में धीमी गति से चल रही थी, पर उसकी चाल में एक अजीब सी शक्ति और क्रूरता थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में भी साफ चमक रही थीं। मदन को लगा कि अब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने ललित को इशारा किया कि वह मुख्य हॉल के दाईं ओर की गलियारे में भागे। वहां कुछ कमरे थे। हो सकता है कि उन्हें भागने का कोई और रास्ता मिल जाए। वे दोनों तेजी से गलियारे की ओर दौड़े। पद्मा की हंसी उनके पीछे आ रही थी। हवेली बहुत पुरानी थी। गलियारे की दीवारों पर काई जम चुकी थी और अजीबोगरीब नक्काशी थी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे दीवारों पर कोई दर्द भरी कहानी लिखी गई हो। वे भागते भागते एक बड़े कमरे के सामने पहुंचे, जो किसी रसोई घर जैसा लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद यहां कोई पिछला दरवाजा हो या कोई खिड़की हो जो बाहर की ओर खुलती हो। वे धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। रसोई घर बेहद गंदा था। हर जगह पुरानी राख, टूटे बर्तन और अजीब सी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कोने में एक पुराना लोहे का चूल्हा था, जिसके ऊपर एक अजीबोगरीब काला बर्तन रखा था, जिसमें से धुआं निकल रहा था। ललित ने तुरंत रसोई घर की पिछली खिड़की की ओर देखा, लेकिन वह खिड़की भी लोहे की सलाखों से मजबूती से बंद थी और बाहर की ओर जंगल जैसा घना अंधेरा था। मदन ने निराशा से सिर पकड़ लिया। हर दरवाजा, हर खिड़की बंद थी। तभी उन्हें रसोई घर के फर्श पर एक अजीबोगरीब निशान दिखाई दिया। वह निशान किसी भारी चीज को घसीटने का था। वह निशान फर्श पर एक भारी अलमारी जैसी दिखने वाली चीज के नीचे जा रहा था। मदन ने तुरंत उस अलमारी को हटाने की कोशिश की। मदन और ललित ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और बड़ी मुश्किल से उस भारी अलमारी को एक तरफ धकेला। अलमारी के नीचे जमीन में एक और गुप्त दरवाजा था। यह दरवाजा पत्थर का बना था और उस पर कुछ अजीबोगरीब मंत्रों जैसी नक्काशी थी। मदन ने खुशी से ललित की ओर देखा। शायद यही उनका भागने का रास्ता था, पर ललित के चेहरे पर अभी भी डर था। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि यह दूसरा गुप्त दरवाजा है मदन। हो सकता है कि यह हमें किसी और खतरे की ओर ले जाए। मदन ने दृढ़ता से कहा कि हमें जोखिम उठाना होगा। यहां रुकने का मतलब है मरना। हो सकता है कि यह रास्ता बाहर की ओर जाता हो। हमें जल्दी करनी होगी। पद्मा कभी भी यहां पहुंच सकती है। मदन ने उस पत्थर के दरवाजे को जोर से खींचना शुरू किया। दरवाजा बहुत भारी था,
लेकिन दोनों मित्रों की जान बचाने की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। आखिरकार एक भयानक घर्षण की आवाज के साथ वह पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के नीचे एक संकरी सीढ़ियां थीं, जो नीचे गहरी अंधेरी खाई में जा रही थी। सीढ़ियों से भयानक ठंडक और अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। यह गंध उस गंध से मिलती जुलती थी जो पहले गुप्त दरवाजे से आ रही थी। मदन और ललित बिना देर किए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, ऊपर पत्थर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और रसोई घर में फिर से अंधेरा छा गया। वे अब हवेली के तहखाने में थे। यह जगह भयावह थी। वहां हवा नहीं थी, बस घुटन और सड़ांध थी। तहखाने की दीवारें गीली थीं और उन पर काई जमी हुई थी। यहां कई छोटे छोटे कमरे थे जो लोहे की मोटी सलाखों से बंद थे। इन कमरों के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कोई दर्द भरी कराह, कोई फुसफुसाहट और कोई मंद मंद रोने की आवाज। मदन और ललित डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें लगा कि उन्होंने शायद भागने की कोशिश में और भी बड़े जाल में प्रवेश कर लिया है। तभी उन्होंने सलाखों के पीछे एक छाया देखी। वह एक आदमी की छाया थी। आदमी कमजोर और सूखा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें डरावनी रूप से खुली थीं। उस आदमी ने अपनी सूखी उंगली से मदन की ओर इशारा किया और फटी हुई आवाज में फुसफुसाया कि भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि वह आ जाए। मदन ने डर के मारे उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और यह जगह क्या है? क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मण कहां है? उस आदमी ने दर्द भरी हंसी हंसी और कहा कि लक्ष्मण अब बस एक और छाया बन गया है। तुम लोग भी जल्दी ही बन जाओगे। तभी तहखाने के उस कोने से जहां वे छिपे थे, एक अजीब सी रोशनी आई। वह रोशनी नीले रंग की थी और तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। साथ ही किसी के चलने की धीमी पर भारी आवाज आ रही थी। मदन को लगा कि पद्मा या कोई और भयानक चीज उनकी ओर आ रही है। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने ललित को खींचकर तहखाने के और भीतरी हिस्से की ओर भागना शुरू कर दिया। वे दोनों उस नीली रोशनी और भारी कदमों की आवाज से दूर भागना चाहते थे। उन्हें अब केवल अपने आप को बचाना था। लक्ष्मण के साथ जो हुआ वह उनके सामने एक डरावनी चेतावनी थी। इधर मदन और ललित उस नीली रोशनी और भारी कदमों की आवाज से दूर भागते हुए तहखाने के और भीतरी हिस्सों में घुसते चले गए। तहखाने का भीतरी हिस्सा और भी ज्यादा घुटा हुआ और दुर्गंधमय था। यहां हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दीवारें अब केवल पत्थर की नहीं थीं, बल्कि कहीं कहीं हड्डियां और पुरानी लकड़ी के टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे, जैसे यह तहखाना कई सदियों से बनाया और बढ़ाया गया हो। वे एक संकरी सुरंग में पहुंचे। सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीकों की नक्काशी थी। यह प्रतीक किसी प्राचीन और भयावह अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे। हर प्रतीक को देखकर मदन और ललित के मन में डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे किसी सामान्य तहखाने में नहीं, बल्कि किसी शैतानी पूजा स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। पीछे से नीली रोशनी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। साथ ही कदमों की आवाज भी अब और ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। वह आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी और अजीबोगरीब जीव रेंग रहा हो। ललित डर के मारे कांप रहा था। उसने मदन से कहा कि हमें रुकना नहीं चाहिए। यह कोई इंसान नहीं है मदन, यह कुछ और है। मदन भागते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब केवल अपने दोस्त को बचाने का दृढ़ संकल्प था। वह भागा जा रहा था, पर उसे पता नहीं था कि वह कहां जा रहा है। अचानक सुरंग खत्म हुई और वे एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष तहखाने का केंद्र बिंदु लग रहा था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का मंच था। मंच के ऊपर एक बहुत बड़ा काला कलश रखा हुआ था। कलश के चारों ओर सूखी हुई रक्त की बूंदें और विचित्र हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। माहौल में एक तीखी धातु जैसी गंध आ रही थी। उस कक्ष में कई दरवाजे थे जो अलग अलग दिशाओं में खुल रहे थे, पर सभी दरवाजे लोहे की सलाखों से बंद थे और उनके पीछे भी वही भयानक जेलनुमा कमरे थे जिनमें लोग कैद थे। इन कमरों से आती कराहें अब और ज्यादा तेज हो गई थीं। मदन ने देखा कि एक कमरे में कई सारे कंकाल पड़े थे और उन कंकालों के बीच एक नया शरीर पड़ा था।
वह शरीर लक्ष्मण का था। लक्ष्मण का शरीर शांत था, उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक खालीपन था। उसके चेहरे पर भयानक डर के निशान थे। मदन ने चीखने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। यह दृश्य इतना भयावह था कि उन्हें लग रहा था कि उनका दिल फट जाएगा। ललित ने कांपते हुए अपने हाथ से लक्ष्मण की खुली आंखों को बंद करने की कोशिश की, पर लक्ष्मण का शरीर अब किसी पत्थर जैसा ठंडा और कड़ा था। वे दोनों गहरे सदमे में थे। उनका प्यारा दोस्त, उनका हंसमुख साथी अब सिर्फ एक बेजान शरीर बन चुका था और उसकी मौत का कारण साफ था, पद्मा। तभी कक्ष में नीली रोशनी तेजी से घुस आई और मदन और ललित ने देखा कि वह रोशनी एक बूढ़ी और कुबड़ी औरत से आ रही थी। वह औरत पूरी तरह से कपड़ों से ढकी हुई थी। उसके हाथों में एक जलती हुई नीली मशाल थी। उस मशाल की रोशनी में वह बूढ़ी औरत और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बूढ़ी औरत की आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं और उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। उसका रूप भयानक था। उसने एक कर्कश आवाज में हंसते हुए कहा कि तुम दोनों बहुत भागते हो। पद्मा देवी ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। मैं हूं नरकी, इस हवेली की रक्षक। नरकी की आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें भी कांप उठीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशाल को ऊपर उठाया और उनकी ओर बढ़ने लगी। मदन ने तुरंत ललित को खींचा और वे दोनों उस गोलाकार कक्ष के एक और दरवाजे की ओर भागे। वह दरवाजा बाकी दरवाजों से थोड़ा अलग था। वह लोहे की सलाखों से बंद नहीं था, बल्कि एक भारी पत्थर के कुंडे से बंद था। नरकी ने अपने कदमों की आवाज के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके चलने की आवाज में हड्डियों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सड़ी हुई गुड़िया हो। मदन और ललित ने मिलकर उस भारी पत्थर के कुंडे को तोड़ने की कोशिश की, पर वह कुंडा बहुत मजबूत था। नरकी उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। वह जोर से हंसी और एक लंबी सांस लेकर बोली कि अब तुम कहां भागोगे? तुम दोनों का मांस बहुत ताजा है। यह मेरी देवी को बहुत पसंद आएगा। नरकी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ के नाखून बहुत लंबे और नुकीले थे और वे किसी धातु के औजार जैसे लग रहे थे। वह मदन को पकड़ने ही वाली थी, तभी मदन की नजर गोलाकार कक्ष के बीच रखे उस बड़े कलश पर पड़ी। उसके दिमाग में एक अचानक विचार आया। यह कलश किसी अनुष्ठान का केंद्र बिंदु जरूर होगा। मदन ने आखिरी उम्मीद में अपनी पूरी ताकत लगाई और एक भारी पत्थर उठाकर उस कलश की ओर फेंका। पत्थर सीधे कलश से टकराया और कलश भयानक आवाज के साथ टूट गया। कलश के टूटने से काला और गाढ़ा तरल पदार्थ चारों ओर फैल गया और एक तेज बदबू पूरे तहखाने में भर गई। कलश के टूटने के साथ ही नरकी की शक्ति अचानक खत्म हो गई। वह जोर से चिल्लाई और उसके हाथ में पकड़ी नीली मशाल बुझ गई। अंधेरे में नरकी एक बेजान पुतले जैसी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। मदन और ललित को भागने का यह सही मौका मिला। उन्होंने एक बार फिर उस पत्थर के कुंडे पर हमला किया और इस बार कुंडा टूट गया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक नई सुरंग दिखाई दी। वे दोनों बिना किसी विचार के उस सुरंग में कूद गए। सुरंग के अंदर आते ही उन्हें हल्की हवा का एहसास हुआ। यह हवा बाहर की हवा थी। उन्हें महसूस हुआ कि यह सुरंग शायद बाहर की ओर खुलती है। उनके मन में थोड़ी उम्मीद जगी, पर उन्हें पता था कि वे अभी भी हवेली के अंदर हैं और खतरा अभी भी टला नहीं है। उन्हें पता था कि पद्मा जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी। अब उनकी यात्रा हवेली के अंदर के रहस्यों से होकर गुजरनी थी और उन्हें यह भी पता लगाना था कि यह पद्मा आखिर कौन है और वह इस तरह लोगों को क्यों मारती है। इधर मदन और ललित उस संकरी सुरंग में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो उन्हें तहखाने के भयावह कक्ष से दूर ले आई थी। सुरंग घुमावदार थी और उसकी मिट्टी नम थी, जिससे पता चलता था कि यह किसी पुराने पानी के निकास या किसी प्राकृतिक गुफा का हिस्सा रही होगी। अब उन्हें थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि नरकी की भयानक उपस्थिति और उसकी डरावनी आवाज पीछे छूट चुकी थी। सुरंग में पूरी तरह से अंधेरा था, जिससे उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। मदन ने ललित को धीमा चलने को कहा, ताकि वे किसी अप्रत्याशित खतरे में ना पड़ जाएं। उसने धीमी आवाज में कहा कि हमें सतर्क रहना होगा ललित।
हम नहीं जानते कि यह सुरंग कहां खत्म होती है और पद्मा जरूर हमें ढूंढने के लिए नरकी को भेजेगी। ललित अभी भी लक्ष्मण की मौत के सदमे में था। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि हमें लक्ष्मण का बदला लेना होगा मदन। पद्मा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मदन ने अंधेरे में ही ललित के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हम बदला लेंगे ललित, लेकिन पहले हमें यहां से जीवित बाहर निकलना होगा और यह पता लगाना होगा कि पद्मा असल में क्या है। वे करीब आधे घंटे तक उस अंधेरी सुरंग में चलते रहे। अचानक सुरंग ऊपर की ओर उठने लगी और हवा में नमी और मिट्टी की गंध की जगह अब हरी पत्तियों और फूलों की हल्की खुशबू आने लगी। यह खुशबू उनके लिए आशा की पहली किरण थी, जिसका मतलब था कि वे जमीन के ऊपर आ रहे थे। कुछ देर बाद वे एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे जो सुरंग के अंत में था। दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था, पर वह बाहर की ओर खुल रहा था। मदन ने धीरे से दरवाजा धकेला। दरवाजा खुलते ही वे दोनों चौंक गए। वे पद्मा की हवेली के मदन और हरे भरे बगीचे में आ चुके थे। यह बगीचा किसी स्वर्ग जैसा सुंदर था। चारों ओर दुर्लभ और रंगीन फूल खिले थे। बीच में एक संगमरमर का फव्वारा था, जिसमें से पानी की मधुर ध्वनि आ रही थी। चांदनी रात में बगीचे की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। इस सुंदरता को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि इसके नीचे ऐसा भयानक तहखाना और दर्द छिपा है। बगीचा इतना बड़ा था कि यह हवेली की सीमा तक फैला हुआ था। मदन ने अंदाजा लगाया कि अगर वे बगीचे की बाहरी दीवार तक पहुंच गए तो शायद वहां से बाहर निकल सकते हैं। वे दोनों जमीन पर झुककर धीरे धीरे घास पर चलते हुए आगे बढ़े। वे पूरी तरह से सचेत थे कि उनकी थोड़ी सी आहट भी उन्हें फिर से खतरे में डाल सकती थी। हवेली के मुख्य भवन से रोशनी आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि पद्मा किसी भी पल बाहर आ सकती है। जब वे बगीचे के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। बगीचे के सबसे खूबसूरत और खुशबूदार फूलों के बीच कुछ पौधे ऐसे थे जो पूरी तरह से काले पड़ चुके थे और वे अजीब तरह से मुरझाए हुए थे। उन पौधों के पास की जमीन भी काली और सूखी हुई थी। ललित ने धीरे से उन पौधों की ओर इशारा किया और फुसफुसाया कि यह देखो मदन, यह जगह कुछ ठीक नहीं है। इतना सुंदर बगीचा और यह काले पौधे। मदन ने ध्यान से देखा और उसे उन काले पौधों के पास मिट्टी में कुछ दबे हुए निशान दिखे। उसने अपने हाथ से मिट्टी को धीरे से हटाया और उसके होश उड़ गए। मिट्टी के नीचे कुछ इंसानी हड्डियां दबी हुई थीं और उन हड्डियों के चारों ओर काले पौधों की जड़ें लिपटी हुई थीं, जैसे वे पौधे उन हड्डियों से पोषण ले रहे हों। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। उन्हें एहसास हुआ कि यह बगीचा केवल सुंदरता का दिखावा नहीं है, बल्कि यह पद्मा के काले रहस्यों का एक और हिस्सा है। शायद वह जिन लोगों को मारती थी उनके शरीर को यहां दफना देती थी और इन काले पौधों को विकसित करती थी। यह विचार ही उन्हें कंपा गया। तभी हवेली की बालकनी का एक दरवाजा जोर से खुला और पद्मा बाहर आई। वह अब पहले से भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते। नरकी की असफलता के बाद मैं खुद तुम्हें पकड़ने आ रही हूं। पद्मा की आवाज गूंज उठी और पूरे बगीचे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मदन और ललित तुरंत छिपने के लिए दौड़े। वे पास की झाड़ियों के पीछे छिप गए। पद्मा धीरे धीरे बालकनी से नीचे उतर आई और बगीचे में चलने लगी। उसके चलने की आवाज भी भयानक लग रही थी। वह अपनी जगह जगह रुककर सूंघ रही थी, जैसे वह किसी जानवर की तरह शिकार को ढूंढ रही हो। मदन ने ललित को इशारा किया कि वे झाड़ियों के नीचे रेंगते हुए बगीचे की बाहरी दीवार की ओर बढ़े। वे घास पर रेंगते रहे और पद्मा धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। अचानक पद्मा उन काले पौधों के पास पहुंची जहां उन्होंने हड्डियां देखी थी। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी भयानक थी। उसने जमीन पर पैर पटका और चिल्लाकर कहा कि मुझे पता है, तुम यहीं कहीं हो। तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम यहां की मिट्टी बन जाओगे जैसे ये बाकी लोग बन गए हैं। पद्मा ने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली से नीली रोशनी निकली। यह वही नीली रोशनी थी जो नरकी के हाथ में थी।
पद्मा ने उस रोशनी को हवा में चारों ओर घुमाया, जैसे वह किसी गुप्त चीज को ढूंढ रही हो। मदन और ललित को लगा कि वे पकड़े जाएंगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। तभी पद्मा के ठीक पीछे बगीचे की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक लंबे और पतले आदमी की थी, जो चुपचाप दीवार के पास खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर एक काला नकाब था और उसके हाथ में एक लंबी सी प्राचीन तलवार थी। वह नकाबपोश आदमी बिल्कुल शांत था और उसने कोई आवाज नहीं की। पद्मा ने अपनी नीली रोशनी को मदन और ललित की दिशा में फेंका। रोशनी घास और झाड़ियों को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। ठीक उसी पल नकाबपोश आदमी ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और एक अजीबोगरीब आवाज के साथ पद्मा पर हमला कर दिया। नकाबपोश आदमी का हमला इतना अचानक और तेजी से हुआ कि पद्मा को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। तलवार उसकी पीठ पर लगी। पद्मा ने एक भयानक चीख निकाली, जो किसी इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि किसी भयानक जानवर की चीख जैसी थी। नीली रोशनी तुरंत खत्म हो गई। पद्मा दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से काला और गाढ़ा रक्त बहने लगा। नकाबपोश आदमी ने एक पल भी नहीं रुका। उसने तेजी से पद्मा को उठाया और उसे हवेली की दीवार की ओर खींच लिया। मदन और ललित डर के मारे झाड़ियों में जमे रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि यह नया किरदार कौन है और उसने पद्मा पर हमला क्यों किया। नकाबपोश आदमी ने पद्मा को उठाया और एक पल में ही वह बगीचे की दीवार पर चढ़ गया और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह कोई हवा का झोंका हो। बगीचे में एक बार फिर शांति छा गई, पर यह शांति भयावह थी। मदन और ललित को लगा कि उन्हें अब बाहर निकल जाना चाहिए। यह उनका आखिरी मौका था। वे रेंगते हुए दीवार की ओर बढ़े और किसी तरह उस लंबी दीवार पर चढ़ने में सफल रहे। दीवार के उस पार का दृश्य बिल्कुल अलग था। यह एक घना और डरावना जंगल था। उन्हें पता था कि वे अभी भी खतरे में हैं, पर कम से कम वे अब पद्मा के साक्षात प्रभाव से बाहर थे। जंगल में अंधेरा और भी गहरा था और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहां जाना है, पर उन्हें यह जरूर पता था कि उनके पास दो काम है। पहला, किसी तरह इस खतरनाक जंगल से बाहर निकलना, और दूसरा, उस रहस्यमय नकाबपोश आदमी और पद्मा के बीच के रिश्ते को समझना। उन्हें यकीन था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और लक्ष्मण की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। इधर पद्मा की हवेली की ऊंची दीवार कूदने के बाद मदन और ललित एक घने और अपरिचित जंगल में आ पहुंचे। यह जंगल मायापुरी शहर से बहुत दूर और निर्जन था। हवेली की दीवारें शायद इस जंगल को शहर की दुनिया से अलग करने के लिए बनाई गई थी। जंगल में कदम रखते ही उन्हें भयानक घुटन महसूस हुई और अजीब सी चुप्पी छा गई। यहां की हवा भारी थी और उसमें मिट्टी और पुरानी लकड़ी की तीखी गंध आ रही थी। मदन और ललित ने तेजी से हवेली से दूर भागना शुरू कर दिया। उनके मन में एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर उस भयानक जगह से दूर जाना। वे घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए भाग रहे थे। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट उन्हें किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। भागते भागते मदन ने ललित को धीमा होने को कहा। वे अब थक चुके थे और अंधेरे में भटकने का खतरा भी बढ़ रहा था। मदन ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सांस ली और ललित को भी अपने पास बैठाया। मदन ने गहरी सांस लेकर फुसफुसाते हुए कहा कि हमें पहले यह समझना होगा कि हम कहां हैं और हमने अभी जो देखा वह क्या था। ललित कांप रहा था। उसने डरे हुए स्वर में कहा कि लक्ष्मण अब इस दुनिया में नहीं है। मदन और हम बच गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह औरत पद्मा, वह इंसान नहीं थी। मदन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि हां, वह कोई साधारण वेश्या नहीं थी। लेकिन वह नकाबपोश आदमी कौन था? उसने पद्मा को क्यों मारा या फिर पकड़ा? और वह इतनी आसानी से गायब कैसे हो गया? उन्हें अचानक जंगल में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से रो रहा हो या किसी पुरानी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा हो। ललित ने डरते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह जंगल भी शापित है। हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मदन ने चारों ओर देखा। उसने ध्यान दिया कि जंगल के पेड़ बहुत पुराने और विकृत थे। उनकी शाखाएं सांप जैसी थीं
जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। पेड़ों के तने पर भी अजीबोगरीब निशान थे जो किसी प्राचीन और अज्ञात लिपि के प्रतीक लग रहे थे। तभी मदन की नजर बरगद के पेड़ के तने पर पड़ी। तने पर किसी ने नुकीली चीज से एक प्रतीक बनाया था। यह वही प्रतीक था जो उन्होंने हवेली के तहखाने की दीवारों पर देखा था। यह प्रतीक पद्मा के अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था। मदन ने उस प्रतीक को ध्यान से देखा और समझा कि वे अभी भी उस शैतानी जगह के प्रभाव क्षेत्र में हैं। पद्मा का जाल केवल हवेली तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे जंगल में फैला हुआ था। जैसे ही मदन उस प्रतीक को छूने वाला था, अचानक उनके सामने जमीन से एक तेज हवा का झोंका आया और हवा में एक धुंध छा गई। उस धुंध में उन्हें एक क्षण के लिए एक चेहरा दिखाई दिया। वह एक बूढ़े आदमी का चेहरा था जिसकी आंखें सूजी हुई थीं और होंठ फटे हुए थे। वह चेहरा दर्द और निराशा से भरा था। ललित ने एक चीख निकाली और मदन को खींचकर पीछे हटाया। धुंध और वह चेहरा तुरंत गायब हो गए, लेकिन उनके मन में डर घर कर गया। मदन ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह एक आत्मा थी। ललित, जिन लोगों को पद्मा ने मारा, यह उनकी आत्माएं हैं। वे तुरंत वहां से उठकर जंगल में फिर से भागने लगे। अब वे डर के मारे लगभग दौड़ रहे थे। वे पेड़ों से टकराते, पत्थरों से फिसलते, पर किसी भी कीमत पर वहां से दूर जाना चाहते थे। भागते भागते उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि हिल रही थी, जैसे कोई मशाल लेकर चल रहा हो। मदन ने सोचा कि यह रोशनी किसी गांव या शहर की हो सकती है, पर अचानक उसे ख्याल आया कि यह नकाबपोश आदमी भी हो सकता है। वे दोनों उस रोशनी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। वे पत्तों और झाड़ियों के पीछे छिपकर चल रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देखे। रोशनी के करीब पहुंचकर उन्होंने पाया कि वह रोशनी कोई मशाल नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर जल रही एक लालटेन थी। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी और उसके चारों ओर की घास बहुत ऊंची थी, जिससे वह पूरी तरह से छिपी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी आग जल रही थी, जिस पर एक लोहे का बर्तन रखा था। मदन ने ललित को इशारा किया कि वे छिपकर देखें कि अंदर कौन है। वे झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजे में बनी एक दरार से अंदर झांका। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह कोई खाना बना रही थी और अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी। वह औरत नरकी जैसी डरावनी नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी उदासी थी। तभी उस बूढ़ी औरत ने धीरे से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखें मदन और ललित को बिल्कुल सीधे देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि वे वही हैं। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान दर्द भरी थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि तुम दोनों कहां भाग रहे हो? यहां आ जाओ। तुम दोनों सुरक्षित हो, कम से कम अभी के लिए। मदन और ललित दोनों हतप्रभ रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत कौन है और उसे उनके बारे में कैसे पता चला। मदन ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला और ललित के साथ झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ी औरत ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा कि मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और तुम कहां से आ रहे हो। मैंने तुम्हें दीवार के ऊपर से भागते हुए देखा था और मैंने नरकी को भी तुम्हारे पीछे आते देखा था। मदन ने तुरंत उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप कौन हैं और आपको पद्मा के बारे में यह सब कैसे पता है? मदन की आवाज में डर और हैरानी दोनों थी। उसने कांपते हुए पूछा कि क्या आप भी उस चुड़ैल पद्मा की गुलाम हैं? यह सुनते ही वह बूढ़ी औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ था। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने जख्म को कुरेद दिया हो। वह बूढ़ी औरत अपनी हंसी रोककर बोली कि नहीं बेटा, मैं उसकी गुलाम नहीं हूं। मैं तो उसका सबसे पहला शिकार हूं। मेरा नाम तारा है और मैं इस पुरानी हवेली और इस डरावने जंगल की बरसों पुरानी कहानी का एक हिस्सा हूं। मैं वही हूं जो यहां के सारे राज जानती है और उनकी रक्षा करती है। तारा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी और उसमें कई 100 सालों का अनुभव और दुख भरा हुआ था। तारा ने बताया कि जिसको तुम पद्मा के नाम से जानते हो, वह कोई साधारण औरत नहीं है।
वह एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ताकतवर बुरी आत्मा है। वह मर्दों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनकी जान ले लेती है ताकि वह खुद जिंदा रह सके। पद्मा अपनी जवानी और ताकत बनाए रखने के लिए हर कुछ 100 सालों में अपना रूप बदल लेती है। तारा ने आगे बताया कि वह नकाबपोश आदमी जिसे तुमने देखा था, वह भी इसी कहानी का एक हिस्सा है। मदन और ललित बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तारा ने कहा कि वह नकाबपोश आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त है। वह तुम्हारा रक्षक है। उसी के आने की वजह से तुम दोनों की जान बची है। यह सुनकर मदन और ललित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सोचने लगे कि हमारा दोस्त तो लक्ष्मण था जो अब मर चुका है, तो फिर यह नकाबपोश आदमी कौन हो सकता है? क्या यह लक्ष्मण हो सकता है? तारा ने उनकी आंखों में देखा जैसे वह उनके मन की बात पढ़ रही हो। उसने कहा कि अब तुम दोनों को यहां से भागना नहीं है, तुम्हें तैयार होना है। पद्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब तुम्हें उस नकाबपोश आदमी को ढूंढना होगा। केवल वही तुम्हें इस शाप से और इस मुसीबत के जाल से बाहर निकाल सकता है। तारा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा कि उस नकाबपोश आदमी का नाम काल है। काल का नाम सुनकर मदन और ललित के मन में और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी में तारा का चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर सदियों पुराना दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मदन ने फिर से पूछा कि काल यह कैसा नाम है? आप कह रही हैं कि वह हमारा दोस्त है, पर हमारा दोस्त तो लक्ष्मण था जो मर चुका है। क्या आप यह कहना चाहती हैं कि वह नकाबपोश आदमी ही लक्ष्मण है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? तारा ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और कहा कि सब्र रखो जवानों। इस जगह की कहानियां बहुत पुरानी हैं और यहां हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। काल किसी इंसान का नाम नहीं है। काल वह नाम है जो इस जंगल की रक्षा करता है। वह कोई आम इंसान नहीं है। वह इस जमीन की एक ऐसी ताकत है जो तब सामने आती है जब पद्मा अपने पाप की सारी हदें पार कर देती है। ललित ने डरते हुए पूछा कि आखिर यह पद्मा है कौन और वह लोगों के साथ ऐसा क्यों करती है? क्या वह सचमुच कोई भूत है? तारा की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी याद में खो गई हो। उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। तारा ने बताया कि जिस पद्मा को तुम आज देखते हो, वह हजारों साल पुरानी एक रानी की आत्मा है। उस रानी का नाम भी पद्मा ही था। वह रानी दिखने में बहुत सुंदर थी, मगर उसका दिल काला था। वह बहुत घमंडी और क्रूर थी। वह चाहती थी कि उसकी सुंदरता कभी खत्म ना हो और वह हमेशा जवान बनी रहे। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने अपने राज्य के सारे जादूगरों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि कोई ऐसा जादू करो जिससे मैं अमर हो जाऊं। जादूगरों ने उसे एक बहुत ही खतरनाक पूजा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत सारे मर्दों की जान की बलि देनी होगी। रानी पद्मा अपनी सुंदरता के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने खुशी खुशी इस बात को मान लिया। उसने हजारों मर्दों को इस हवेली के नीचे बने तहखाने में कैद करवाया और उन्हें मार डाला। जादूगरों ने पूजा शुरू की, मगर उन्होंने रानी को धोखा दिया। उन्होंने रानी को पूरी तरह अमर नहीं बनाया, बल्कि उसे एक ऐसी प्यासी आत्मा बना दिया जो हर कुछ 100 सालों में एक नया और सुंदर शरीर लेती है। यह नया शरीर उसकी सुंदरता को बनाए रखता है, पर उस शरीर को जिंदा रखने के लिए उसे लगातार लोगों की बलि देनी पड़ती है। अभी जिस शरीर में तुम पद्मा को देख रहे हो, वह उसने एक गरीब और खूबसूरत लड़की से चुराया है। तारा ने बताया कि जिन लोगों को पद्मा मारती है, उनकी आत्माएं इसी जंगल और हवेली के तहखाने में भटकती रहती हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वह नीली रोशनी जिसे उस दासी नरकी ने इस्तेमाल किया था, वह उसी रानी पद्मा की काली जादू वाली ताकत है। नरकी भी कभी पद्मा की शिकार थी, पर अब वह उसकी गुलाम बन चुकी है। मदन ने हैरानी से पूछा कि फिर यह काल कौन है और वह कहां से आया है? उसने पद्मा पर हमला क्यों किया? तारा ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा कि जब रानी पद्मा ने यह भयानक पाप शुरू किया था, तब इस जंगल में रहने वाले कुछ पुराने साधुओं ने
एक रक्षा कवच बनाया था। उस रक्षा कवच को ही हम काल कहते हैं। काल एक नकाबपोश रक्षक के रूप में तब प्रकट होता है जब पद्मा किसी निर्दोष को मारती है। काल का मकसद पद्मा को पूरी तरह खत्म करना है, लेकिन पद्मा बहुत ताकतवर है। उसे खत्म करना लगभग नामुमकिन है। काल केवल उसे कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता है। काल ने अब भी पद्मा को घायल कर दिया है और यही तुम दोनों के पास भागने का या कुछ करने का सही मौका है। ललित ने बहुत उदास होकर पूछा कि क्या लक्ष्मण की आत्मा भी यहीं फंसी रहेगी? क्या हमारा दोस्त हमें कभी वापस नहीं मिलेगा? तारा ने मदन और ललित के उदास चेहरों को देखा। उसने कहा कि उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। इस जंगल और उस हवेली का जादू बहुत पेचीदा है। अगर पद्मा को सही तरीके से और सही समय पर खत्म किया जाए तो जो लोग हाल ही में मरे हैं और जिनका शरीर अभी नष्ट नहीं हुआ है, उनके अंदर प्राण वापस आ सकते हैं। यह सुनते ही मदन और ललित की आंखों में चमक आ गई। तारा ने कहा कि हां, यह मुमकिन है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें पद्मा की असली ताकत यानी उस पुरानी मोहर को तोड़ना होगा। वह मोहर हवेली के सबसे गुप्त कमरे में छिपी है। तारा ने उन्हें बताया कि पद्मा अब कमजोर है, पर वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह तुम्हें ढूंढने के लिए नरकी के अलावा और भी कई डरावने जानवरों को भेजेगी जो इस जंगल में छिपे हुए हैं। तुम दोनों को कदम कदम पर सावधान रहना होगा। मदन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि हम यहां से भागेंगे नहीं। हम लक्ष्मण को वापस लाकर रहेंगे और यहां फंसी हुई सारी आत्माओं को आजाद कराएंगे। तारा उठी और उसने कोने में रखे एक पुराने ताड़ के पत्ते को उठाया। वह पत्ता पीला पड़ चुका था और उस पर कुछ पुराने मंत्र लिखे हुए थे। तारा ने कहा कि पद्मा को पूरी तरह नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है। रानी पद्मा की असली जान एक पुरानी मोहर में कैद है। उस मोहर को इस हवेली के सबसे गहरे और गुप्त कमरे में छिपाया गया है। अगर तुम उस मोहर को तोड़ दो तो रानी पद्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और यह हवेली खंडहर बन जाएगी। तारा ने वह ताड़ का पत्ता मदन को दिया। उसने कहा कि इस पत्ते पर उस गुप्त कमरे तक जाने का रास्ता और मोहर को तोड़ने का मंत्र लिखा है, लेकिन यह पत्ता अभी नहीं पढ़ा जा सकता। यह केवल तभी पढ़ा जा सकता है जब तुम हवेली के एक खास दरवाजे पर पहुंचोगे। उसने आगे कहा कि तुम्हें हवेली के अंदर फिर से जाना होगा और वहां काल को ढूंढना होगा। वह नकाबपोश आदमी तुम्हारी मदद करेगा। वह पद्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। मदन और ललित ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि यह काम जान देने जैसा है, पर वे पीछे नहीं हट सकते थे। उन्हें अपने दोस्त को वापस जिंदा करना था। तारा ने उन्हें हड्डियों की बनी एक अजीब सी माला दी। उसने कहा कि यह माला तुम्हें पद्मा के काले जादू से बचाएगी और यही माला जीवन को वापस लाने में मदद करेगी। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब तक तुम उस मोहर को तोड़ नहीं देते तब तक किसी पर भरोसा मत करना। मदन और ललित ने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और उस डरावनी हवेली की तरफ वापस जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि अब उनका मुकाबला केवल एक औरत से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी शैतानी ताकत से होने वाला है। मदन और ललित तारा की झोपड़ी से निकलकर वापस पद्मा की हवेली की तरफ चल दिए। उनके पैर भारी थे पर उनका मन पक्का था। उन्होंने गले में हड्डियों की माला पहन ली थी जिससे उन्हें एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। जंगल में अब और भी ज्यादा सन्नाटा था। हवेली अंधेरे में किसी राक्षस जैसी खड़ी थी। वे दीवार के उसी टूटे हुए हिस्से से अंदर घुसे जहां से वे पहले भागे थे। बगीचे में सन्नाटा था। वहां पद्मा के काले खून के निशान अभी भी ताजा थे, लेकिन पद्मा या काल वहां नहीं थे। मदन ने ललित को इशारा किया कि वे उसी गुप्त रास्ते से अंदर जाएं जहां से वे बाहर निकले थे। उन्हें हवेली में घुसने के लिए वही सबसे सुरक्षित रास्ता लगा। वे रसोई घर की तरफ बढ़े जहां वह पत्थर का गुप्त दरवाजा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था। उन्होंने मिलकर जोर लगाया और दरवाजा खोलकर अंधेरे तहखाने में उतर गए। नीचे उतरते ही उन्हें फिर से वही सड़ी हुई बदबू आई। तहखाने में अब घना अंधेरा था। नरकी का शरीर अब सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मदन ने टॉर्च जलाई और देखा कि फर्श पर काला तरल जमा हुआ था। मदन और ललित की नजर तुरंत उस जगह पर गई जहां लक्ष्मण का शरीर पड़ा था।
लक्ष्मण का शरीर अभी भी वैसा ही था जैसे वह सो रहा हो। उसका शरीर खराब नहीं हुआ था। यह देखकर मदन को तारा की बात पर यकीन हो गया कि शायद लक्ष्मण अभी पूरी तरह से नहीं गया है। शायद उसे वापस लाया जा सकता है, पर उनके पास अभी रुकने का समय नहीं था। मदन ने तारा का दिया हुआ ताड़ का पत्ता निकाला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पढ़े। उन्हें तारा की बात याद आई कि यह किसी खास दरवाजे पर ही पढ़ा जा सकेगा। उन्होंने तहखाने में इधर उधर देखा। तभी ललित को कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर एक रानी का चित्र बना था। मदन को लगा कि शायद यही वह दरवाजा है। जैसे ही मदन ने ताड़ के पत्ते को उस चित्र के पास रखा, पत्ता हरी रोशनी में चमकने लगा। अब उस पर लिखे अक्षर साफ दिखने लगे थे। मदन ने पढ़ा कि आत्मा के दर्पण में देखो जहां सुंदरता का अंत और सच की शुरुआत है। इसका मतलब था कि उन्हें कोई शीशा ढूंढना होगा। तहखाने में कोई शीशा नहीं था। मदन ने ताड़ के पत्ते को पलटा तो दूसरी तरफ एक नक्शा उभर आया। नक्शा बता रहा था कि दर्पण वाला कमरा ऊपर हवेली के पूर्वी हिस्से में है। इसका मतलब था कि उन्हें तहखाने से निकलकर ऊपर जाना होगा। तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। मदन और ललित तुरंत वहां से भागे और हवेली के मुख्य हिस्से की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ गए। वे छिपते छिपाते पूर्वी हिस्से के गलियारे में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े सेवक को देखा जो अजीब तरह से बड़बड़ा रहा था। वह सेवक एक बंद दरवाजे के सामने रुका और फिर आगे बढ़ गया। मदन और ललित समझ गए कि यही वह दर्पण वाला कमरा है। वे उस दरवाजे के पास गए। दरवाजे पर एक बड़ा शीशा लगा था। शीशे पर बहुत धूल थी। जैसे ही उन्होंने शीशे को साफ किया, उन्हें उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि अंदर का कमरा दिखाई दिया। शीशे के अंदर एक भयानक नजारा था। वहां एक सुनहरे सिंहासन पर पद्मा बैठी थी, पर अब वह सुंदर नहीं बल्कि बहुत डरावनी लग रही थी। यह उसका असली रूप था। शीशे के अंदर से पद्मा ने उनकी तरफ देखा और डरावनी हंसी हंसी। उसने कहा कि तुम मेरे जाल में फंस गए हो। मदन ने तुरंत ताड़ के पत्ते को शीशे पर रखा। पत्ता चमकने लगा और शीशे में दरार पड़ गई। मदन ने जोर से धक्का दिया और शीशा एक दरवाजे की तरह खुल गया। वे दोनों अंदर कमरे में गिर पड़े। कमरा बहुत ठंडा था। सामने असली पद्मा बैठी थी। उसने गुस्से में कहा कि तुमने मेरे रक्षक को मारा और अब यहां आ गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पद्मा ने उन पर काला जादू फेंका। मदन ने तारा की दी हुई माला को आगे कर दिया, जिससे वह जादू रुक गया। पद्मा गुस्से से पागल हो गई। मदन ने नक्शे में देखा कि इस कमरे के नीचे एक और गुप्त तहखाना है जहां मोहर रखी है। उन्हें वहां पहुंचना था। तभी कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और नकाबपोश काल वहां प्रकट हो गया। काल बुरी तरह घायल था, पर उसके हाथ में तलवार थी। उसने पद्मा को ललकारा। काल ने मदन से चिल्लाकर कहा कि तुम नीचे जाओ और मोहर को तोड़ दो, मैं इसे रोकता हूं। मदन और ललित ने एक गुप्त सीढ़ी देखी और नीचे कूद गए। वे एक बहुत पुरानी गुफा जैसी जगह पर पहुंच गए। वहां एक पत्थर के चबूतरे पर एक काला संदूक रखा था। यही वह मोहर थी। मदन वहां पहुंचा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। मदन ने ताड़ के पत्ते को देखा। उस पर लिखा था कि मोहर को तोड़ने के लिए एक सच्चे दोस्त के खून की जरूरत है। मदन समझ गया कि क्या करना है। ऊपर से पद्मा की चीखें आ रही थीं। काल अब ज्यादा देर उसे रोक नहीं सकता था। तभी दरवाजा टूटा और पद्मा अंदर आ गई। वह अब एक राक्षस बन चुकी थी। काल भी उसके पीछे गिरता पड़ता आया। मदन ने बिना सोचे अपनी हथेली पर तलवार से कट मारा और अपना खून ताड़ के पत्ते पर गिरा दिया। खून गिरते ही पत्ता तेज रोशनी से जल उठा। मदन ने वह पत्ता काले संदूक पर रख दिया और मंत्र पढ़ने लगा। पद्मा ने मदन को रोकने की कोशिश की, लेकिन काल ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पकड़ लिया। संदूक खुला और उसके अंदर से एक काला पत्थर निकला। मदन ने उस पत्थर को तोड़ दिया। पत्थर टूटते ही एक भयानक धमाका हुआ। पद्मा जोर से चीखी और उसका शरीर पिघलने लगा। हवेली हिलने लगी और उसकी छत गिरने लगी। काल ने मदन और ललित को एक सुरंग की तरफ इशारा किया और कहा कि भागो, लेकिन मदन रुक गया। उसने चिल्लाकर कहा कि हम लक्ष्मण के बिना नहीं जाएंगे।
काल ने कहा कि मोहर टूट चुकी है, सारा काला जादू खत्म हो रहा है, जाओ और अपने दोस्त को ले जाओ। मदन और ललित तेजी से वापस तहखाने की तरफ भागे, जहां लक्ष्मण का शरीर था। हवेली बुरी तरह से टूट रही थी, पत्थर गिर रहे थे। वे किसी तरह गिरते पड़ते तहखाने में पहुंचे। वहां लक्ष्मण अभी भी वैसे ही लेटा था। मदन और ललित ने मिलकर लक्ष्मण के शरीर को उठाया। लक्ष्मण का शरीर भारी था, लेकिन दोस्ती की ताकत ने उन्हें हिम्मत दी। वे लक्ष्मण को लेकर उसी गुप्त रास्ते से बाहर की तरफ भागे जिससे वे पहले आए थे। जैसे ही वे सुरंग से बाहर जंगल में निकले, पीछे पूरी हवेली एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। हवेली अब धूल और मलबे का ढेर बन चुकी थी। पद्मा की काली आत्मा धुएं के रूप में आसमान में उड़ी और फिर हमेशा के लिए नष्ट हो गई। काल भी वहां की हवा में विलीन हो गया। मदन और ललित लक्ष्मण के शरीर को लेकर एक सुरक्षित पेड़ के नीचे आए। उन्होंने लक्ष्मण को घास पर लिटाया। मदन और ललित दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और उनके शरीर पर चोटें थीं। उन्होंने लक्ष्मण की छाती पर हाथ रखा, लेकिन कोई धड़कन नहीं थी। लक्ष्मण सांस नहीं ले रहा था। मदन का दिल बैठने लगा। उसने रोते हुए कहा कि क्या हम हार गए? क्या मोहर तोड़ने के बाद भी लक्ष्मण वापस नहीं आएगा? ललित भी रोने लगा। दोनों दोस्त लक्ष्मण के बेजान शरीर को पकड़कर रोने लगे। तभी मदन को तारा की दी हुई हड्डियों की माला की याद आई। तारा ने कहा था कि यह माला जीवन को वापस लाने में मदद करेगी। मदन ने तुरंत अपने गले से वह माला उतारी। उसने कांपते हाथों से वह माला लक्ष्मण के गले में पहना दी। माला पहनाते ही माला से एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और लक्ष्मण के पूरे शरीर को घेर लिया। जंगल की हवा अचानक शांत हो गई। मदन और ललित सांस रोके देख रहे थे। रोशनी बहुत चमकदार हो गई और फिर धीरे धीरे लक्ष्मण के शरीर में समा गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लक्ष्मण के शरीर में एक झटका लगा। उसकी उंगलियां हिली। मदन ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जागा हो। उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। लक्ष्मण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब मौत का धुंधलापन नहीं था, बल्कि जीवन की चमक थी। मदन और ललित खुशी से पागल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को गले लगा लिया। लक्ष्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कमजोर आवाज में पूछा कि क्या हुआ? मैं कहां हूं और तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मदन ने हंसते हुए और रोते हुए कहा कि तुम वापस आ गए हो भाई। तुम हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन हम तुम्हें मौत के मुंह से वापस ले आए। लक्ष्मण को याद आया कि उसे उस कमरे में घसीटा गया था और फिर उसे कुछ याद नहीं था। मदन और ललित ने उसे बताया कि कैसे उन्होंने पद्मा से लड़ाई की और कैसे तारा और काल ने उनकी मदद की। लक्ष्मण ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया जहां माला थी। उसे महसूस हुआ कि उसे एक नया जीवन मिला है। तीनों दोस्त वहीं घास पर बैठकर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे तीनों जिंदा हैं और साथ हैं। सुबह हो गई थी। सूरज की पहली किरणें जंगल में पड़ रही थीं। जो जंगल रात को डरावना लग रहा था, अब वह शांत और सुंदर लग रहा था। तीनों दोस्तों ने उठने का फैसला किया। लक्ष्मण अभी भी थोड़ा कमजोर था, इसलिए मदन और ललित ने उसे सहारा दिया। वे जंगल से बाहर निकले और अपने गांव आनंदपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गए। जब वे गांव पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। गांव वालों को लगा था कि ये तीनों शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे या शहर में कहीं खो गए हैं। मदन के माता पिता दौड़कर आए और अपने बेटे को गले लगा लिया। ललित और लक्ष्मण के परिवार वाले भी वहां आ गए। जब लक्ष्मण की मां ने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो वह खुशी से रो पड़ी। उसे लगा था कि उसे अब कभी अपना बेटा नहीं मिलेगा। मदन, ललित और लक्ष्मण ने गांव वालों को पूरी सच्चाई नहीं बताई। उन्होंने तय किया कि वे हवेली और पद्मा की डरावनी कहानी को अपने तक ही रखेंगे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे शहर में रास्ता भटक गए थे और एक जंगल में फंस गए थे, जहां उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे की मदद से वापस आ गए। गांव वाले उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे।
उस दिन पूरे आनंदपुर गांव में जश्न मनाया गया। लोगों ने मिठाइयां बांटी। तीनों दोस्तों की वापसी पर हर कोई खुश था। समय बीतता गया। मदन, ललित और लक्ष्मण अब पहले से भी ज्यादा गहरे दोस्त बन गए थे। वे जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया है वह कोई सपना नहीं था। वे जानते थे कि दोस्ती और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लक्ष्मण अक्सर अपनी गर्दन में पड़ी उस हड्डियों की माला को छूता और उसे उस रात की याद आ जाती। वह माला अब साधारण हड्डियों की नहीं लगती थी, बल्कि एक रक्षक कवच लगती थी। मदन और ललित जब भी लक्ष्मण को देखते तो उन्हें गर्व महसूस होता कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए मौत से भी लड़ाई की और जीत गए। वे तीनों अक्सर गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और घंटों बातें करते। वे अब उस डरावनी हवेली की बातों पर नहीं डरते थे, बल्कि उन यादों को अपनी जीत की निशानी मानते थे। पद्मा का अंत हो चुका था। हवेली अब केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी, लेकिन उन तीन दोस्तों की कहानी अमर हो गई थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर इरादे पक्के हो और दोस्ती सच्ची हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आनंदपुर गांव में अब सब कुछ खुशहाल था। बच्चे खेलते थे, किसान खेतों में काम करते थे और शाम को चौपाल पर लोग हंसते गाते थे। मदन, ललित और लक्ष्मण भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। मदन ने अपने पिता के साथ खेती संभाल ली, ललित ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली और लक्ष्मण, जो अब पूरी तरह स्वस्थ था, उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हर साल उस दिन जब वे वापस आए थे, वे तीनों उस जंगल के किनारे जाते और वहां एक दिया जलाते। यह दिया तारा और काल के लिए था, जिन्होंने उनकी मदद की थी। वे वहां चुपचाप खड़े होकर प्रार्थना करते कि ऐसी बुराई फिर कभी किसी के सामने ना आए। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। जब भी कोई मुसीबत आती तो लोग कहते कि देखो मदन, ललित और लक्ष्मण को, उन्होंने कैसे एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह उनकी कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई। हालांकि किसी को उस हवेली का पूरा सच नहीं पता था, लेकिन सबको यह पता था कि इन तीनों ने कुछ बहुत बड़ा किया है और लक्ष्मण का वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह चमत्कार उनकी दोस्ती का था, उनके विश्वास का था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस कहानी का अंत सुखद हुआ। बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई। मौत पर जिंदगी की जीत हुई और नफरत पर दोस्ती भारी पड़ी। मदन, ललित और लक्ष्मण ने दिखा दिया कि जब हम एक दूसरे के लिए जीते हैं तो कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आनंदपुर की हवाओं में अब भी उनकी हंसी गूंजती है और वह पुरानी हवेली अब बस धूल का ढेर है। लेकिन वह माला जो लक्ष्मण के गले में थी, वह आज भी चमकती है, जो यह याद दिलाती है कि चमत्कार होते हैं अगर हम उन पर विश्वास करें। और सबसे बड़ा चमत्कार है एक सच्चा दोस्त होना। कहानी को और विस्तार देते हैं ताकि हर पहलू साफ हो जाए। जब वे गांव वापस आ रहे थे तो लक्ष्मण ने मदन से पूछा था कि क्या उसे सचमुच मार दिया गया था। मदन ने उसे बताया कि हां, पद्मा ने उसकी जान ले ली थी। लक्ष्मण को यह जानकर सिहरन हुई। उसे याद आया कि जब वह बेहोश था तो उसे एक बहुत अंधेरी जगह दिखाई दी थी। वहां बहुत ठंड थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर उसे एक सफेद रोशनी दिखाई दी और उसे मदन और ललित की आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें उसे उस अंधेरे से खींच लाई। लक्ष्मण ने मदन और ललित का हाथ पकड़कर कहा कि तुम दोनों मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। ललित ने हंसते हुए कहा कि हम भगवान नहीं हैं यार, हम तो बस तुम्हारे जिद्दी दोस्त हैं जो तुम्हें यमराज के पास भी छोड़कर नहीं आते। गांव में आने के बाद कुछ दिनों तक लक्ष्मण को रात में बुरे सपने आते थे। वह पसीने से लथपथ होकर जाग जाता था। मदन और ललित उसके पास ही सोते थे ताकि उसे डर न लगे। वे उसे पानी पिलाते और उसे तसल्ली देते। धीरे धीरे लक्ष्मण का डर कम होने लगा। तारा की दी हुई माला ने भी उसे शांत रखने में मदद की। मदन ने उस माला के बारे में गांव के पुजारी से पूछा था। पुजारी ने माला देखकर कहा था कि यह बहुत ही पवित्र माला है, इसमें किसी तपस्वी की शक्ति है, इसे कभी मत उतारना। लक्ष्मण ने पुजारी की बात मान ली और माला हमेशा पहने रखी। गांव वालों को धीरे धीरे लगने लगा कि इन तीनों लड़कों में कुछ बदलाव आया है।
वे पहले जैसे चंचल नहीं रहे थे। वे अब ज्यादा समझदार और गंभीर हो गए थे। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो उनकी उम्र के लड़कों में नहीं होती। यह गहराई उस अनुभव से आई थी जो उन्होंने झेला था। उन्होंने मौत को करीब से देखा था और उसे हराया था। इसलिए छोटी मोटी परेशानियां अब उन्हें परेशान नहीं करती थीं। वे गांव की भलाई के लिए भी काम करने लगे। उन्होंने गांव में सफाई करवाई, कुएं की मरम्मत करवाई और लोगों को मिलजुल कर रहने की सलाह दी। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करने लगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। वह दूसरे गांव का था। उसने बताया कि उसने सुना है कि वे तीनों एक शापित हवेली से वापस आए हैं। उसने पूछा कि क्या यह सच है? मदन ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी नहीं माना। उसने कहा कि उसके गांव के पास भी एक पुराना खंडहर है जहां से अजीब आवाजें आती हैं। क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं? मदन, ललित और लक्ष्मण ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने फैसला किया कि वे अब इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने उस बूढ़े को समझाया कि वे वहां रास्ता भटक गए थे और वहां कोई भूत प्रेत नहीं था। उन्होंने उस आदमी को वापस भेज दिया। वे जानते थे कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती और हर बार कोई तारा या काल मदद करने नहीं आता। उन्होंने अपनी सीमा जान ली थी। इस तरह वे अपनी साधारण जिंदगी जीते रहे, लेकिन उनके दिल में एक कोना हमेशा उस रोमांच और उस डर के लिए आरक्षित रहा। वे जानते थे कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अगर साथ देने वाले दोस्त हों तो किसी भी अंधेरे को पार किया जा सकता है। उनकी यह कहानी हमें भी यही सिखाती है कि डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो और अपने दोस्तों का हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि असली ताकत हमारे रिश्तों में ही होती है। और अंत में लक्ष्मण का जिंदा होना यह बताता है कि उम्मीद की एक किरण भी घने अंधेरे को चीर सकती है। मदन और ललित ने उस किरण को कभी बुझने नहीं दिया और उसी किरण ने उनके दोस्त को वापस दिया। मदन और ललित की दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग अपने बच्चों को उनकी मिसाल देते, कहते कि दोस्ती हो तो मदन, ललित और लक्ष्मण जैसी, जिन्होंने मौत को भी हरा दिया। और वह हड्डियों की माला आज भी लक्ष्मण के पास है, जो उस जादुई रात की गवाह है जब तीन दोस्तों ने मिलकर नियति को बदल दिया था।